आज जो गाठे पर चर्चा होने जा रही है, तो गाठे क्या है, इसमें किस तरीके की गाठे का क्या कुछ वर्णन है? किया गया है? अच्छा, ये उपन्यास, ये प्रोफेसर हरीश पाठक का उपन्यास। हरीश पाठक एक रंगकर्मी भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं और हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। उज्जैन में उनका निवास रहा है और उनका ये 10-12 किताबों के बाद ये उपन्यास है, जो कि उनके जाने के बाद, उनके देहांत के बाद प्रकाशित हुआ है। और इस गांठे में जो गांठ है वो उस दर्द, उस निराशा की गांठ है कि किसी एक के दत्तक पुत्र के आ जाने से उसके परिवार में कैसा सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है, अछूत माना जाता है। तो एक तरफ जैविक पुत्र हैं और एक तरफ दत्तक पुत्र हैं, तो उसके बीच में जो दत्तक परिवार का जो परिवार है वो किस तरह से पिसता है। और इसमें उपन्यास में 1830-40 से लेकर के 1857 के जो आज़ादी का आंदोलन था उसके आगे पीछे का पूरा परिदृश्य समेटते हुए एक कहानी बुनी गई है, जिसमें जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं जो अंग्रेज़ों के मित्र रहे हैं और उनकी ही चापलूसी करके अपना स्वार्थ सिद्ध करके अपनी जागीरें बढ़ाते जाते हैं। एक तरफ आज़ादी का आंदोलन है जिसमें उन्हीं के मित्र भाग भी लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तो स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बहु विवाह है, बाल विवाह है, तो उन सब चीज़ों में के वही पुश्तैनी सामंती सोच में उनकी सड़ी गली सोच रहती है और उसी के लिए वो सिर्फ अपने परिवार के ही बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में ही सोचते हैं, वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। और उसी क्रम में उनके यहाँ एक दत्तक पुत्र भी आता है, तो वो दत्तक पुत्र आने से वो गांठ जो है वो उन्हीं सवालों को लेकर के हमेशा घिरी रहती है। वो बार बार उन्हीं अतीत में हो गई उन घटनाओं को पूरा एक के बाद एक उनके क्रम को जोड़ करके सवाल तलाशता है, जवाब तलाशता है कि ऐसा क्या है। इस दत्तक पुत्र में कहा भी जाता है कि अछूत हो सकता है, कहाँ से लेके आ गए। तो वो उसको जो व्यवहार मिलता है उसके पूरे परिवार को, उसके पिता को, उसके दादा को, तो उस परिवार में, उस कुटुंब में वो अकेला एक परिवार ऐसा है जो अछूतों की तरह पलता है। तो अछूतों की तरह पलता है तो उसकी जो तकलीफ़ है वही तकलीफ़ इस उपन्यास में गांठ बनकर आई है। हालांकि इसके बाद और भी चीज़ें हैं उसमें। गांठ तो पाठक जी भी क्या इससे प्रभावित रहे? अब ये नहीं मालूम कि ये लेखक की खुद की कहानी है कि खुद की गढ़ी हुई कहानी है कि किसी दोस्त की कहानी है। ये तो संवेदना का प्रश्न है कि जहाँ संवेदना आपकी होती है या आप कुछ कहना चाहते हैं, या कवि हृदय या जो लेखक होता है वो अपनी खुद की यातना पर तो लिखता ही है, समाज की यातना पर भी लिखता है और समाज की यातना को अपनी पीड़ा बना करके अपने सामाजिक यथार्थ को रचता है। आज चर्चा के लिए कहाँ से कौन से प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक यहाँ पर आए हैं? यहाँ तो सारे लेखक ही आए हुए हैं। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह हैं, कहानीकार शशांक हैं, राजेश जोशी हैं जो सुप्रसिद्ध कवि, पूरे देश के जाने माने कवि हैं, राम प्रकाश त्रिपाठी हैं, वीरेंद्र जैन हैं, सारे लोग आए हुए हैं। इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा? ये जो मानवीय मूल हैं, जो सुविधाभोगी व्यक्ति होता है वो कैसे अपने उसकी मनुष्यता का क्षरण होता है, तो उन मूल्यों की बात, करुणा की बात, तो ये सारे मानवीय मूल्य जो हम लोग खोते जाते हैं अपने स्वार्थ के चलते, निजी जीवन में अपनी सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जो हम अपने शतरंज बिछाते हैं और चापलूसी करते हैं सत्ता की, उन सब चीज़ों को लेकर के जो सारा रचा है उपन्यास, तो उसमें इन सब चीज़ों की बात होती है। जनवादी लेखक संघ का ये कार्यक्रम है और हरीश मेरे तो बहुत यानी हम उम्र भी रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। वो मूलतः कवि रहे हैं। उनका जो पहला कविता संग्रह था वो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने छापा था, नर्क को शर्म नहीं आती। तो मूलतः वो कवि थे और 4 कविता संग्रह उनके छपे हैं। इस उपन्यास की भी शायद ये खूबी है कि वो एक कवि का गद्य है
उसमें बहुत ही काव्यात्मक ढंग से वो शुरू होता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो भाषा की तरलता है वो एक कवि के गद्य की तरलता उसमें है। और जैसा कि बहुत सारी बातें अभी इस गोष्ठी में होंगी, उस उपन्यास के बहुत सारे पक्ष खुलेंगे। काफ़ी मुश्किल से ये था कि हरीश इस उपन्यास को लिखने के बाद 2021 में जो कोरोना का टाइम था उसमें हम लोगों से बिछड़ गए। तो दुखद ये है कि वो बाद में आया है। उनको शायद हो सकता था कि अगर वो होते तो उनके सामने बातें करने का और भी मौका होता। तो एक तो ये कि ये उपन्यास अपने आप में एक बहुत बड़ा और उपन्यास है और उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मालवा और उज्जैन है। उसमें जो परिवार है वो उसके केंद्र में वो कहीं न कहीं मालवा है। और बुंदेलखंड से उसमें एक रिश्ता उनने बताया कि वो लोग बुंदेलखंड से आए थे, पर मूलतः जो सारा केंद्र बनता है वो मालवा बनता है। और पूरे स्वतंत्रता संग्राम का जो एक लंबा यानी 1857 के गदर से लेकर और बाद तक का जो 1947 तक का कई घटनाएं उनने उसमें ली हैं। और ये बताया कि कहीं पे भी जो घटनाएं हो रही थी, यानी जैसे मंगल पांडे को जब फांसी हुई या झांसी की रानी जब मारी गई तो उसका मालवा पे क्या असर हो रहा था, मालवा के स्वतंत्रता संग्राम में क्या असर हो रहा था। ये बात बार बार उसमें है कि वो हर बार ये बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम जो बाहर चल रहा था, मालवा से बाहर भी, उसका मालवा पर भी लगातार असर समांतर रूप से हो रहा था। ये एक बड़ा यानी उन्हें एक बड़ा कैनवास चुना है और एक बड़ा कैनवास उस उपन्यास का है। ये एक सुंदर बात है। हरीश यानी एक कवि उपन्यासकार हैं और वैसे उनने कहानियाँ भी लिखी हैं, उनने रंगकर्म में बहुत काम किया है और भी बहुत सारे प्रतिरोध के आंदोलनों में वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। तो हरीश से एक लंबी दोस्ती का सिलसिला मेरा जो रहा है, इसलिए कि हरीश को मैं जानता रहा हूँ। तो हाँ, जैसे कि ये कहानी बड़ी अच्छी लग रही है, दिलचस्प लग रही है आपकी बातों से। हाँ। अगर कोई फिल्मकार इस पर कोई फिल्म बनाना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि जब भी आप स्क्रिप्टिंग करेंगे यानी जब भी पटकथा लिखेंगे तो ये आवश्यक होगा, क्योंकि उसके केंद्र में एक बहुत बड़ा परिवार है, जैसे संयुक्त परिवार है। और उस जैसे बहुत बड़े परिवार जो होते थे उनके बीच में जो संबंधों की बहुत सारी उतार चढ़ाव होते थे, जो बहुत तरह के प्रश्न होते थे, तो वो एक दिक्कत किसी के सामने आ सकती है। पर मुझे लगता है कि अगर कोई एक बहुत अच्छा फिल्मकार उसे प्रॉपरली एडिट करके अगर कोई फिल्म बनाए तो वो एक अच्छी फिल्म कभी बन सकती है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़े संयुक्त परिवार का और स्वतंत्रता संग्राम का पैरेलल, यानी एक तरफ परिवार के अंतर कलह और अंतर द्वंद्व चल रहे हैं और दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें समांतर रूप से उसमें चलती रहती हैं। ये एक बहुत सुंदर एक कथानक है जो अगर कभी उस ढंग से यूज़ किया जाए तो। थैंक यू।